क्लास हमारा समाज एवं पर्यावरण विषय में हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश का शासन किस पे आधारित है, संविधान के ही द्वारा चलाया जाता है। तो हमारे देश के संविधान में भारत को लोकतांत्रिक, समाजवादी और अंतर्निरपेक्ष राज्य कहा गया। यहाँ भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने का संकल्प किया गया। तो भारत को क्या क्या कहा गया? भारत को एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष राज्य कहा गया और भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है। इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, उनके कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी समावेश किया गया है। मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए संविधान सभी नागरिकों की न्याय की सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि यदि इन मौलिक अधिकारों का किसी भी स्तर पर हनन होता है तो व्यक्ति उसकी सुरक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। अब बच्चों, मौलिक अधिकार क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारा देश लोकतांत्रिक है और हमारा देश लोकतांत्रिक होने के नाते अपने नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या होता है? हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को सरकार या भारत का संविधान कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इन मौलिक अधिकारों में वो किसी भी कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, लिंग के आधार पर उसको कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। ये मौलिक अधिकार सभी के लिए समान होते हैं। और मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कुल 6 मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिकों को दिए हुए हैं। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला आता है बच्चों समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार में भी 3 प्रकार की समानता है। क्या है? एक है नागरिक समानता, दूसरी है सामाजिक और तीसरी है कानूनी समानता। मतलब नागरिक की समानता, भारत में सभी नागरिकों को चुनाव लड़ने, मत देने और सरकारी पद पर अधिकार करने का अधिकार है। यानी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का अधिकार है। उनमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग से संबंधित हो या किसी विशेष धर्म से हो, अगर वो उस सरकारी पद की योग्यता रखता है तो वो उसके लिए आवेदन कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर आता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता से अर्थ है देश के सभी नागरिकों में को शिक्षा, रोजगार और जीवन के लिए उन्नति करने के समान अवसर प्राप्त हैं। उसमें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण द्वारा शिक्षा और रोजगार में विशेष संरक्षण प्रदान किया है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शिक्षा और रोजगार में एक विशेष संरक्षण या आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे उनको भी समाज में समान स्तर दिया जा सके। अब बच्चों, इसके बाद आता है कानूनी समानता। कानूनी समानता में क्या है? भारत के सभी नागरिक, चाहे वो अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, कोई भी व्यक्ति हो, कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग, समाज, इस स्तर पर के आधार पर कानून रूप में सभी समान हैं। मतलब कानून प्रत्येक के लिए समान है। वो चाहे फिर किसी भी स्थान का रहने वाला हो, भारत में किसी भी स्थान का रहने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, कानून सबके लिए बराबर है। फिर उसके बाद जो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या मुख्यतः? स्वतंत्रता का अधिकार मतलब संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहीं भी संघ बना सकते हैं, उसको संगठन कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी भारत के सभी नागरिक सार्वजनिक महत्व के मामलों पर स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार लिखकर या भाषण के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यदि कोई नेता या व्यक्ति लोगों को हिंसा करने को उकसाता है अथवा इसका प्रचार करता है जो कि पड़ोसी देश के मैत्री संबंध विरुद्ध हो, मतलब कि ऐसी कोई भी बात जो कि भारत के देश की एकता और अखंडता को विरुद्ध हो, तो उस चीज़ पर कंट्रोल किया जाता है। बाकी ऐसे भारत के सभी व्यक्तियों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है तथा भाषण देने की भी स्वतंत्रता है। उसके बाद बच्चों आता है शांतिपूर्वक बिना हथियार उठाए एकत्र होने की स्वतंत्रता। जैसे कि हम लोग जुलूस निकाल सकते हैं, किसी भी एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उसको शांतिपूर्वक कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए है। लेकिन अगर उसी में हम लोग हिंसा भड़का देंगे तो ये देश या कानून के विरुद्ध हो जाएगा। तो हमको जो शांतिपूर्वक
बिना हथियार एकत्र होने की भी स्वतंत्रता दी गई है। तो भारत के संविधान में हमको प्रोटेस्ट करने की भी स्वतंत्रता दी गई है, जुलूस निकालने की भी स्वतंत्रता दी गई है, समस्त देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। तो देश में किसी भी स्थान पर हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी ये नहीं पूछेगा कि आप इस राज्य के नहीं हैं तो आप इस राज्य में क्यों आए हैं। हम स्वतंत्र रूप से किसी भी राज्य में आसानी से जा सकते हैं। कोई भी व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पाने की स्वतंत्रता। तो अगर हम भारत के नागरिक हैं तो कोई भी व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय कर सकता है, कानून द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है कि सरकार पर कुछ नियंत्रण लगा सकती है, उसको ये कानून द्वारा प्राप्त है। वो किसी भी स्थान पर रहकर कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, और वो किसी भी स्टेट का हो, अगर सरकारी नौकरी के पद के योग्य है तो उसके लिए आवेदन कर सकता है। उसके बाद जो आता है देश के किसी भी भाग में निवास करने की आवश्यकता। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग देश के किसी भी भाग में नौकरी या व्यवसाय करने के लिए भारत में नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत के किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, और फिर वहाँ पे जब जा सकते हैं तो वहाँ पे निवास भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर बहुत से लोग दिल्ली जाते हैं सिर्फ नौकरी करने के लिए, जब नौकरी करते वहीं पे तो फिर वहीं पे निवास भी करने लगते हैं। तो भारत में हर एक राज्य में कोई भी स्थान हो वहाँ आसानी से इंसान जा भी सकता है, घूमने की भी स्वतंत्रता है, वहाँ पे व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता और निवास करने की भी स्वतंत्रता है। जबकि इसमें जम्मू कश्मीर के लिए, राज्यों के लिए लिखा है, जम्मू कश्मीर में यह अधिकार अन्य राज्यों के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। लेकिन अब धारा 370 जो लगी हुई थी वो हटा दी गई है, तो जिसमें ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का अधिकार दिया गया था वो अब हट गया है। अब बच्चों इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में मुख्य है कि महिलाओं और बच्चों महिला, बच्चे या गरीबों, इनको शोषण से बचाने का लक्ष्य है। मतलब कि कुछ जगह पर महिलाओं और जो छोटे और गरीब बच्चों के साथ उनकी आवश्यकता से अधिक उनसे श्रम लिया जाता है और बदले में बहुत ही कम उनको पैसा दिया जाता है। तो इसके विरुद्ध अधिकार हम मौलिक अधिकार में दिया है। हम संविधान में मनुष्य को खरीदने बेचने पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसमें दास प्रथा पर रोक लगा हुआ है तथा बेगार और बंधुआ मजदूर पर भी रोक लगा है। संविधान के अनुसार 14 वर्ष की कम आयु के बच्चे, कोई भी बालक अगर वो 14 वर्ष की कम आयु का है तो वो बच्चों को फैक्ट्री, खदान या खतरनाक नौकरी में नहीं लगा सकते। बाल श्रम के विरुद्ध करने का अधिकार है, मतलब कि कोई भी छोटा बच्चा किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम नहीं करेगा। फिर इसके बाद बच्चों आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता से जानते हैं कि हम सब भारत में संविधान कैसा राज्य है। संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसका तात्पर्य है सरकार द्वारा किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया जाता, यानी सरकार के समक्ष सभी धर्म समान है, किसी भी एक विशेष धर्म को स्पेशल संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। इसमें व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार उसके पालन करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए, धार्मिक पूजा पाठ करने के लिए उसके अनुसार वस्त्र और जो भी धार्मिक पूजा पाठ है उसके लिए स्वतंत्र करता है। मतलब सभी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपने रीति रिवाज को मान सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, वेशभूषा ले सकते हैं, भोजन आदि कर सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद आता है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार में संविधान द्वारा सभी नागरिकों, फिर आता है बच्चों सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संविधान द्वारा सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और साहित्य के विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। भारत में कहीं भी प्रादेशिक भाषाओं के स्कूल या विद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। राज्य द्वारा ऐसी संस्थाओं को बिना किसी भेदभाव के वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मतलब कि भारत में प्रत्येक स्थान पर जहाँ पे जो उनकी भाषा बोली जाती है उसी भाषा के अनुसार ही उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसमें है असमिया, बांग्ला, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, डोगरी, गुजरात, मराठी, उड़िया, पंजाबी, मैथिली, मलयालम, तेलुगु, उर्दू मिलाकर कुल 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। फिर इसके बाद बच्चों आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार में इसमें सबसे महत्वपूर्ण, मौलिक अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यही है। इसका अर्थ है कि अगर यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गया है और इसकी रक्षा करना न्यायालय द्वारा
मौलिक अधिकारों को पुनः लागू किया जाता है। मतलब कि अगर किसी भी कंडीशन में अगर कोई भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन हो रहा है, जैसे हमको समानता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन सभी अधिकार जो दिए हैं, अगर इसका कहीं भी हम हनन हो रहा है हमारे मौलिक अधिकारों का, तो उसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर सकते हैं। इसके लिए नागरिक के द्वारा मुकदमा करने और अधिकारों को पुनः वापस दिलाया जा सकता है। इसलिए न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। जो हमारी न्यायालय है वो क्या है, मौलिक अधिकारों को संरक्षित करती है, मतलब वो उसे लागू करना उसका मुख्य कर्तव्य है। अब मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस तरह से है, इसकी प्रकृति है संविधान द्वारा, न्यायालय द्वारा इसको संरक्षण दिया गया है। तो सबसे पहले क्या है इसकी प्रकृति में, इसको न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। इसका हनन होने पर नागरिक सीधा उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में जाके आवेदन कर सकता है। समाज के हित में मौलिक अधिकार में कुछ सीमा है, लेकिन ये मौलिक अधिकार पर अंकुश का कार्य करती है। आपातकाल, युद्ध का संकट तथा आंतरिक उथल-पुथल, इस परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को में समान रूप से है और यह किसी भी जाति, लिंग, धर्म, वर्ण आदि में भेदभाव नहीं करता। इसके बाद बच्चों आता है मौलिक कर्तव्य। हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इसके साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जो हमारे देश के प्रति होने चाहिए। इन कर्तव्य, मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र व्यवस्था में आपसी संतुलन को बनाए रखने के लिए इसकी सफलता के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। इसे कैसे, मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, 42वें संशोधन द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। मतलब 42वें संशोधन से पहले हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई दर्जा नहीं था, लेकिन 42वें संशोधन के बाद हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। इसमें सबसे पहले इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें पहला मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक को देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता और अक्षुण्ण बनाने की सहयोग देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। सभी नागरिकों के अंदर जिज्ञासा, मानवीयता, सुधार की प्रवृत्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। नागरिकों से आशा की जाती है कि वे देश की रक्षा और ज़रूरत के समय राष्ट्र सेवा का कार्य करें। प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण की संरक्षण में योगदान देना चाहिए तथा सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। देश में भाईचारा और समरसता बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है। इसके बाद आता है बच्चों, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य व्यवहार में सभी नागरिकों को उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे देश की निरंतर उन्नति होती रहे और उपलब्धियों को भी प्राप्त हो सके। संस्कृति और उसकी समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो बच्चों ये कुल 10 मौलिक कर्तव्य है जो कि प्रत्येक भारतीय पर लागू होते हैं कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें तथा उनके दिल में राष्ट्र के प्रति एक आदर्श भावना तथा सम्मान वाली भावना रहे। वे राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज का सम्मान करें और राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पित रहें।